फिजिक्स के इस नए लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। हम इस लेक्चर में फिजिक्स का एक नया टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हम इस पे बात करेंगे। इसके पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। उन दोनों वीडियो में, उन दोनों लेक्चरों में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी, 2 चार्ज के बीच फोर्स की कहानी, फोर्स का अमाउंट क्या होता है, इन सब चीजों को हमने जाना हुआ है। आज हम एक नया टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, इनके बारे में जानने वाले हैं। इस टॉपिक में ये लिखा गया है सदिश, तो सदिश का बिल्कुल यहाँ पे उपयोग होने वाला है। तो पहले मैं आपको बता दूं सदिश किसे कहते हैं। भौतिक में जितनी भी राशियां होती हैं सभी राशियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कुछ में सिर्फ परिमाण होती है, तो कुछ में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश राशियां, और जिनमें सिर्फ परिमाण होता है उन्हें हम लोग कहते हैं अदिश राशियां। तो हमारे इस टॉपिक में कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप मतलब हम सदिश का प्रयोग करेंगे। सदिश का मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। तो इसके पहले मैंने कूलाम का नियम डिटेल में आपको बताया हुआ है। कूलाम का नियम किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में होता है। तो बल एक सदिश राशि है, ऐसा आप जानते हैं, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो बल को दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जरूरत होना चाहिए। हम इसके पहले लेक्चर में जो बल हमने कूलाम के नियम से निकाला हुआ है वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, उसमें सिर्फ हम परिमाण ही बताते हैं, उसकी कोई दिशा की जानकारी हमें नहीं मिलती है। हम इस टॉपिक की सहायता से कूलाम के नियम में जो भी कुछ बल लगेगा, एक चार्ज से चार्ज पे लगाएगा या दूसरा पहले पे लगाएगा, उसका दिशा क्या होगा ये भी जानने का प्रयास करेंगे, उसका एक स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। सदिश स्वरूप हम कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सदिश में, सदिश तो कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रयोग में लाया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे एकांक सदिश। सदिश का ये प्रकार यहाँ पे प्रयोग में लाया जाएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। थोड़ा इनका मतलब हम समझ लें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए कि ये अपने पास एक एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस, कोई व्यक्ति यहां से जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। कोई व्यक्ति यहां इस मूल बिंदु से चलना शुरू किया और वो चल के यहां पहुंच गया, इस बिंदु पे पहुंच गया। और यदि हम ये कहें कि ये व्यक्ति यहां से चल के यहां पहुंचा हुआ और ये 10 मीटर की दूरी तय किया हुआ है, तो अभी डेफिनेटली हम 10 मीटर कह के ये नहीं बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कहां पे पहुंचा हुआ है। इसके लिए आपको दिशा भी बताना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति 10 मीटर एक्स एक्सिस पे, एक्स दिशा पे गया हुआ है और एक्स दिशा में प्लस पे गया हुआ है, जो कि हम ऐसा कहते हैं कि इधर एक्स प्लस में होता है, इधर एक्स माइनस में होता है, ऊपर वाई प्लस में होता है, नीचे आपका वाई माइनस में होता है। तो अगर ये दिशा हम थोड़ी देर के लिए प्लस एक्स या फिर पूर्व माने तो हम कहेंगे जो व्यक्ति मूल बिंदु से गया हुआ है वो पूर्व की दिशा में 10 मीटर गया हुआ है। तो आप यहाँ इस व्यक्ति की स्थिति का जानकारी आपको मिल जाएगा। वैसे ये जो सदिश एक बनाया जाएगा, ये सदिश, अगर सदिश का कोई नाम दे, हम मान लेते हैं कि इसका फाइनल पॉइंट जहाँ पे खड़ा है ये ए है, तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर ओ ए, ये इस बिंदु का एक स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। इसका भी प्रयोग में लाया जाएगा। अब ये जो 10 मीटर मैंने इस व्यक्ति का एक सदिश लिखा हुआ है, अगर इसे हम लोग लिखे, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए, ये बराबर आपका 10 मीटर, चूंकि वेक्टर मैंने लगाया तो मैं यहाँ पे दिशा भी देने का प्रयास करूंगा। तो 10 मीटर और वेक्टर के कारण दिशा ये पूर्व की तरफ, 10 मीटर पूर्व की तरफ। यदि हम आपसे ये कहें कि इस 10 मीटर पूर्व की तरफ का एक छोटा सा भाग आप बनाएं और उस छोटे से भाग का दिशा भी पूर्व की तरफ रहे, लेकिन उसका परिमाण 1 रहे, कितना रहे? 1 रहे, तो हम वो जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर को कहेंगे यूनिट वेक्टर। मतलब हम इस 10 मीटर को 10 भागों में बांट लें और प्रत्येक भाग की भी दिशा वही रहे, पूर्व की तरफ, तो जो मुझे वो सदिश मिलेगा बांटने पे 10 बराबर भागों में, एक भाग जो मिलेगा वो 1 मीटर का होगा। और उस 1 मीटर का डायरेक्शन भी क्या होगा? उस 1 मीटर का डायरेक्शन भी क्या होगा? पूर्व की तरफ होगा। किधर होगा? पूर्व की तरफ होगा। तो जो वो नया सदिश मुझे मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर ओ ए की दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, और इसे हम लोग लिखेंगे ओ ए कैप।
ओ ए कैप। तो यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के दिखाएंगे। अब यदि हमसे कोई कहे कि आपके पास कोई वेक्टर ए है, आप उसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो हम कहेंगे वेक्टर ए में उसी के मॉड से भाग दे दो। मॉड का मतलब होता है परिमाण। तो जो आएगा वो हम कहेंगे एक कैप आएगा। क्या आएगा? एक कैप आएगा। जैसे देखो यहाँ पे इसका परिमाण कितना था? 10 मीटर। तो मैंने इस पूरे वेक्टर 10 मीटर पूर्व में 10 से भाग लगा लिया, तो 1 मीटर पूर्व की तरफ आ गया। ये आपका यूनिट वेक्टर हुआ। इस चीज का हम लोग प्रयोग यहाँ पे करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति जो होती है उस सदिश को, उस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश कहेंगे। इसका भी प्रयोग हम लोग करेंगे। और यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए, मान लो ये सदिश अपना ए है, ये एक भुजा हो गई, और एक सदिश अपना यहीं से शुरुआत होता है, ये सदिश अपना बी है, ये यहां शुरुआत होकर यहाँ पे गया हुआ है। तो अभी ये दोनों सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं हैं, तो इनका जो परिणामी आएगा वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा होगा, जो कि विपरीत क्रम में ऐसे ही जोड़ा जाएगा। तो अगर मुझे ये परिणामी आर लिखना हो, तो ये परिणामी वेक्टर आर मैं लिखूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो कि हम 11वीं की फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये सदिश जो का ट्रायंगल लॉ है, यानी त्रिभुज नियम है। इस चीज का भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो इस कूलाम के नियम में हम कहते हैं कि चार्ज के बीच बल लगता है, बल सदिश राशि है, तो उस बल का डायरेक्शन क्या होता है, वो डायरेक्शन हम लोग इस नियम के अनुसार शो अप करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये बोर्ड खाली कर लें, थोड़ा सा स्पेस बना लें। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, क्योंकि जो चार्ज रखे जाएंगे उनका भी कुछ स्थिति होना चाहिए, कहाँ पे है। तो ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक चार्ज मैंने Q1 ले लिया और यहाँ पे एक चार्ज मैंने Q2 ले लिया, Q2। इस चार्ज की जो पोजीशन, यानी जो पोजीशन वेक्टर है, जो स्थिति सदिश, वो हम लोग वेक्टर R1 कहना चाह रहे हैं। और इस सदिश का यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है, इसे हम लोग कहेंगे R2। ये अपना R2 है, R2। ये अपना R1, ये अपना R2, और हम यहां से एक वेक्टर और बनाएंगे, और ये अपना कहलाएगा वेक्टर R, वेक्टर R। तो ध्यान से देखना, अगर ये हम मूल बिंदु मान रहे हैं, तो यहां से एक वेक्टर अपना ये हो गया, इसका दिशा। अगर ये हम कहें कि ये अपना A है और ये अपना B है, मतलब B पे रखा गया ये चार्ज और ये A पे रखा गया है, तो ये अपना एक वेक्टर बना OA, और ये फिर अपना क्या बना AB। तो इनका जो परिणामी होगा वो आपका क्या होगा? OB होगा। यानी ये जो आपका वेक्टर R2 होगा, वेक्टर R2 ये है, B का पोजीशन वेक्टर है, तो ये वेक्टर R2 यहां से लिखा जाएगा, परिणामी वेक्टर R2 ये बराबर वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R। यहां से यदि हम ये वेक्टर R निकालना चाहें, तो ये वेक्टर R यहां से क्या आएगा? ये वेक्टर R इज इक्वल टू, ये R1 इधर आएगा, घटेगा, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और यदि हम इसका परिमाण निकालना चाहें कि इस सदिश का परिमाण, यानी इनके बीच की ये डिस्टेंस क्या होगी, तो हम ये कहेंगे ये मॉड ऑफ वेक्टर R होगा, और ये मॉड ऑफ वेक्टर R बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। अब ये चार्ज जो यहाँ पे इस बिंदु B पे रखा गया है, ये चार्ज Q2, ये चार्ज Q2 इस Q1 पे बल लगाएगा, और अगर हम ये माने दोनों प्लस प्लस में, तो ये प्लस इस प्लस को दूर ढकेलेगा। ये जो बल आएगा, ये बल आएगा F12, तो ये वेक्टर F12 आएगा, और ये जो अपना वेक्टर आएगा, मतलब ये चार्ज भी तो इस पे बल लगाएगा, ये बल अपना आएगा वेक्टर F21, यानी 2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। और अभी हम इस बल की दिशा में एक यूनिट वेक्टर का प्रयोग करने वाले हैं, और इस यूनिट वेक्टर का नाम देंगे R। F12 की दिशा में तो R12 कैप, और यहाँ इस वेक्टर F21 की दिशा में हम एक यूनिट वेक्टर देंगे, इसका नाम देंगे R21 कैप। तो अब यदि ये आपका चार्ज Q2 इस Q1 पे प्रतिकर्षण बल लगाए, तो आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर बल, तो इस बल को हम लोग लिखेंगे वेक्टर F12। कूलाम के नियम से 1/4πε0 इंटू चार्ज का मल्टीप्लाई Q1 Q2,
और भाई इनके बीच का दूरी, तो ये दूरी मतलब इस सदिश का परिमाण r वेक्टर r का परिमाण कितना मैंने निकाला, मॉड ऑफ वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 और इसका स्क्वायर। और अभी ये सदिश नहीं है, इसे सदिश बनाने के लिए हम लोग इससे वेक्टर f12 की दिशा में एक यूनिट वेक्टर का प्रयोग करेंगे r12 कैप। इसका मान 1 होगा, तो इसके यहाँ आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके परिमाण में, लेकिन हाँ इसकी दिशा हो जाएगी r12 कैप की दिशा। तो ये अपना हो गया समीकरण 1। अब ये चार्ज Q1 भी तो Q2 पे बल लगाएगा, ये कितना बल लगाएगा, चार्ज Q1 के कारण Q2 पर बल। तो ये जो बल आएगा इस बल को हम लोग लिखेंगे वेक्टर F21 और ये बराबर वैसे ही लिखा जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई इनके बीच का दूरी का स्क्वायर, तो दूरी ये r वेक्टर r का परिमाण लिया जाएगा। तो ये अपना मॉड ऑफ वेक्टर r2 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर r1 इसका स्क्वायर। और अभी इस बल को भी मुझे सदिश फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ इसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर r21 कैप प्रयोग में लाऊंगा, r21 कैप। अब ये सदिश हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों बलों में वेक्टर F12 वेक्टर F21 में ये 1/4πε0 यहाँ पे भी Q1 Q2 यहाँ पे भी ये मॉड ऑफ इसका वैल्यू सेम रहने वाला है। और ये R12 कैप इसका परिमाण 1 होता है और इसका परिमाण 1 होता है, परिमाण बराबर है, लेकिन R12 की दिशा और R21 की दिशा दोनों अपोजिट है। और हम वेक्टर में ये आपको बताते हैं कि यदि दो सदिश बराबर हैं और दिशाएं विपरीत हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि ये R12 कैप बराबर हो जाएगा R21 कैप। और अगर विपरीत है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइनस, मतलब दोनों का परिमाण बराबर लेकिन दिशाएं कैसे हैं, विपरीत हैं। तो आप मुझे बताएं ये जो बल Q1 पर लग रहा है और ये जो बल Q2 पे लग रहा है, दोनों के परिमाण बराबर लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी, कैसे होंगी। तो अगर हम यहाँ से ऐसा लिखना चाहें तो हम ये R21 कैप को हटा के यहाँ पे ये माइनस R12 कैप लिख सकते हैं, या फिर R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। और ये चीज अगर यहाँ पे भरेंगे इस समीकरण में तो यहाँ से जो वेक्टर F21 निकल के आएगा, वेक्टर F21 निकल के आएगा ये 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का स्क्वायर। और यहाँ पे इस R21 कैप को क्या लिखेंगे, R12 कैप, और माइनस में तो माइनस कर लेंगे आगे। अब ध्यान दें ये सारा चीज आपका जो ये लिखा गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और ये R12 कैप, ये है वेक्टर F12। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर F12। ये कथन मुझे कुछ बताना चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है कि जितना बल ये Q2 Q1 पे लगाएगा उतना ही बल Q1 Q2 पे लगाएगा, लेकिन दिशा क्या होगा, अपोजिट होगा। तो सेम चीजें हम न्यूटन के तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया को समझाते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पे जितना बल लगाती है दूसरा भी पहले वस्तु पे उतना ही बल लगाती है। इसका मतलब कूलाम के नियम का जो सदिश स्वरूप है वो मुझे न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया की तरफ इंगित करता है। और मुझे ये जानना चाहिए कि न्यूटन का तृतीय नियम और ये जो कूलाम का नियम है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों के लिए, तो कूलाम का यह नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है, स्रोत कैसे पढ़े, और ये चीजें मुझे और क्या क्या सूचनाएं देती हैं। तो आज के लिए हम इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। हम इसके आगे के लेक्चर में फिजिक्स का एक नया कहानी, एक नया कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।